हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे ओलैप्स की। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड ईस्ट। ये हमारा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने क्या करना था, स्लाइड को ऑब्जर्व करना था कि जो अमीबा है उसमें किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है और ईस्ट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। आज हम जानेंगे दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और उसके बाद अपना जो प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी यूजिंग अ प्रिपेयर्ड स्लाइड दैट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन ईस्ट। हमने क्या करना है, जो प्रिपेयर्ड स्लाइड होती हैं उनमें देखना है और उसमें अमीबा और ईस्ट को दोनों को ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो अभी तक हमने बात की है रिप्रोडक्शन की। हमने कहा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जनक होते हैं यानी जो पेरेंट होते हैं वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रजनन है, प्रजनन में क्या है, नए जो इंडिविजुअल है, नई संतति उत्पन्न हो रही हैं जो कि अपने पेरेंट जैसे ही होती हैं। इसमें दो प्रकार के प्रजनन की हमने बात की थी। हमने कहा था लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने अपना जो प्रैक्टिकल है उसे देखा, तो हमने क्या करना है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे अमीबा और किसमें, ईस्ट में। उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक जनरल सा आइडिया होता है वो हम ले लेते हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। हमने कहा कि अगर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने कहा यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक उपस्थित होता है, एक ही जनक के द्वारा, एक ही पेरेंट के द्वारा नई संतति का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे एक ही जनक होता है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल भी एक ही प्रकार का होता है, और जेनेटिक मटेरियल भी एक ही प्रकार का होगा तो जो संतति है वो सेम अपने पेरेंट जैसे होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो डिट्टो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी कि लैंगिक जनन की। हमने कहा जो लैंगिक जनन है उसमें दो जनक, दो पेरेंट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अब दो पेरेंट इंक्लूड होंगे तो दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने क्या पढ़ा, प्रजनन के बारे में पढ़ा, आपने कहा प्रजनन में क्या होता है, अगर यहाँ पे दो जनक शामिल हैं तो वहाँ पे गैमीट बनते हैं, अलग अलग प्रकार के, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल भी होता है। देखिए क्या बात हमने की है। अगर हम बात करें यहाँ पर लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में हमने क्या कहा था, मेल है, फीमेल है। ठीक है, मेल भी क्या है यहाँ पे 2n है, फीमेल भी यहाँ पे क्या है 2n है। अब 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब है डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड का नंबर क्या है, डिप्लॉयड का मतलब क्या है, हमने कहा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमारे पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास क्या है 46 क्रोमोसोम है। हर एक मनुष्य में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेल से क्या होगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा। कौन सा गैमीट बना, हमने कहा मेल गैमीट बना। ठीक है, और फीमेल से जो गैमीट बना वो है फीमेल गैमीट। अब जो फीमेल गैमीट है और मेल गैमीट है वो होगा यहाँ पे एन, और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या बना, इस प्रकार से आप दिखा देंगे कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बन गए हैं। ठीक है, अब इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि संलयित होंगे। दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे,
जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनके आधे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेल गैमेट में भी कितने हैं? 23 क्रोमोसोम हैं और फीमेल गैमेट में भी कितने हैं? 23 क्रोमोसोम हैं। अब जब ये फ्यूज हो गए हैं तो ये क्या बना देते हैं? दोनों फ्यूज होने का मतलब है दोनों, आप एक तरीके से लगा लीजिए, दोनों मिक्स हो गए हैं, संलयित हो गए हैं और जाइगोट यहाँ पे बन गया है। ठीक है, जाइगोट यहाँ पे बना तो एक एन और दूसरा एन, दोनों एन ने मिलकर क्या बनाया? फिर से यहाँ पे 2n बना दिया, क्योंकि n प्लस एन यहाँ पे क्या हो गया है? 2n हो गया है। 2n कैसे हुआ? क्योंकि क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम थे इस वाले एन में प्लस 23 क्रोमोसोम थे इस वाले एन में, यानी कि मेल और फीमेल में 23 क्रोमोसोम थे और जब ये संलयित हुए तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ गए, जिसे हमने 2n लिख लिया है। जाइगोट यहाँ पे बन गया है। अब जब जाइगोट यहाँ पे बना तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि दोनों जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट के यहाँ पे क्या आ गए हैं? कैरेक्टर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसके भी क्रोमोसोम यहाँ पे आए हैं और इसके भी क्रोमोसोम यहाँ पे आए हैं। अब हमने क्या कहा? अब दो कलर लेते हैं और दो कलर को जब आप मिक्स करते हैं तो तीसरा कलर आपको नया देखने को मिलता है। हम बार बार ये जो एग्जाम्पल है वो लेते रहते हैं। आपने दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया, आपको तीसरी चीज वहाँ पे मिल गई है, जैसे कि आप केमिकल रिएक्शन में भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का जो सूत्र है, जेनेटिक मटेरियल का जो स्रोत है वो अलग अलग है, यानी कि मेल से भी क्या हो रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, फीमेल से भी जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, और जब वो मिक्स हुआ तो यहाँ पे क्या है? ये जो यहाँ पे नया इंडिविजुअल बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? उसमें अपनी मदर और अपने फादर दोनों के कैरेक्टर होंगे। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर होंगे तो ना तो वो 100% अपने फादर जैसा दिखेगा, ना ही वो 100% अपनी मदर जैसा दिखेगा, और उसमें क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा था? दो अलग अलग चीजें यहाँ पे जब मिक्स हुई हैं तो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बात किसकी चल रही है? हमने कहा हम बात कर रहे हैं किसकी? लैंगिक जनन की। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हमने कहा अगर दो अलग अलग जनक शामिल हैं तो इसका मतलब हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, हमें विविधता देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक ही पेरेंट है तो उसी से क्या हो रहा है? यहाँ पे नया जो इंडिविजुअल है वो बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ? वैरायटी नहीं आ पाएगी। चलिए, तो ये आपने क्या देखा? हमने कहा कि जो यहाँ पे लैंगिक जनन होगा वहाँ पे हमें विविधता देखने को मिलेगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें विविधता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, साथ ही हमने बात की थी जो यहाँ पे लैंगिक जनन होता है उसमें 3 फेजेस पाए जाते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में गैमीट का संलयन होगा और जाइगोट बनेगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या बताया गया है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लैंगिक जनन है वो प्राइमरी मेथड है, वो प्राथमिक मेथड है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ज्यादातर में क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन यहाँ पे पाया जाता है। Here are two main process during sexual reproduction in यूकैरियोट्स। ठीक है, अब बात चल रही है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं जब उसमें लैंगिक जनन चल रहा होता है तो उसमें दो प्रोसेस चलती हैं, दो प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। जब हम बात कर रहे थे सेल के बारे में और आपने दोनों शब्दों के बारे में जाना था, हमने कहा था प्रोकैरियोट का मतलब आप प्रो से लगाएंगे, प्रो से यानी कि प्रिमिटिव यानी कि पुराना। आप क्या करेंगे? याद रखने के लिए आप क्या कहेंगे? जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट का मतलब होता है पी से प्रोकैरियोट, पी से पुरानी सेल। पुरानी सेल से मतलब है कि वो सेल जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को हमें नहीं मिले हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, आप यहाँ पे किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, किंगडम मोनेरा में आप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने कहा जो किंगडम मोनेरा है उसमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती है। इसका मतलब वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है,
क्या होगा, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ही नहीं। जब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जब वहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जा रही है, तो जेनेटिक मटेरियल फ्री है, ठीक है, फ्री है। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। न्यूक्लियस को कौन बना रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही है। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री रहता है। जैसे कि आपने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा, और आपने क्या देखा कि उन जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर स्टेज में होता है, सर्कुलर डीएनए आप देखते हैं, ठीक है। अगर वहीं आप किसी ह्यूमन सेल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको रॉड शेप के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती है। वहीं हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। चाहे आप न्यूक्लियस की बात करें, चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, चाहे आप गोल्गी apparatus की बात करें, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सारे क्या हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ये होती हैं। तो आपको बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोट्स में ही क्या पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो प्रोसेस होती है, कौन कौन सी वो प्रोसेस होती है, मियोसिस होती है पहले, ठीक है, पहली जो प्रोसेस होगी उसे कह रहे हैं मियोसिस। अब मियोसिस में क्या रहा है, मियोसिस इन्वॉल्विंग द हार्विंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब मियोसिस में क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था डिवीजन, जब आपने सेल के बारे में पढ़ा हमने कहा कि क्या होता है, सेल में डिवीजन होते हैं, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मियोसिस यहाँ पे होती है। मियोसिस में क्या होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होता है। कैसे, हमने कहा कि यहाँ पे कोई सेल है वो 2n है, जब वहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होगी तो वो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, यानी कि डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो गई है। एक डिप्लॉइड सेल दो हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गई है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हुआ है पर सेल में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, मियोसिस कह रहे हैं। एंड फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि मियोसिस होती है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए हो क्या रहे हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जब यहाँ पे लैंगिक जनन होता है तो दो प्रोसेस हो रही है, मियोसिस पहले हो रही है। तो मियोसिस में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे हमने कहा जो मेन बॉडी है, हम ह्यूमन की बात करें, हमने कहा कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि हमारे जो सेल्स है वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। लेकिन जब भी गैमीट बनता है तो गैमीट बनते टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है। यही हम मियोसिस में कह रहे हैं। हमने कहा मियोसिस में जो डिप्लॉइड सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, जब वो दो सेल बन गई हैं तो वो हैप्लॉइड होती हैं, पहली प्रोसेस हो गई है। दूसरे में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन में क्या होता है, दोनों जो गैमीट है वो फ्यूज हो जाते हैं, और जब फ्यूज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिर से वहाँ पे आ जाता है। जैसे कि कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने कहा था गैमीट बने, हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे सेल में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। गैमीट बने तो 23 क्रोमोसोम हो गए हैं अलग अलग गैमीट में, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और फिर से 46 क्रोमोसोम आ गए हैं वहां पर, ठीक है। तो दो यहाँ पे स्टेप होते हैं, मियोसिस हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि हैप्लॉइड जो सेल्स हैं वो फ्यूज होकर के फिर से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन वहाँ पे कर रही हैं। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर यूजुअली क्रॉस ओवर टू अचीव होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन that has to produce genetic diversity when cell divide in meiosis। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये सेम वही बात आपको बताई जा रही है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है वो कैसे डाइवर्सिटी आती है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का सोर्स है वो अलग अलग होता है। ये तो बात हुई किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। आपको हर एक जो टॉपिक है वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर करना है। अब बात करेंगे जो सेकेंड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो सेकेंड टाइप का रिप्रोडक्शन आता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने क्या कहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक होता है, ठीक है, एक ही जनक होता है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि विविधता नहीं पाई जाती है।
और अगर पाई भी जाए तो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा गैमीट नहीं बनेंगे, क्योंकि गैमीट तब बनते हैं जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना होगा, ठीक है। यहाँ पे गैमीट नहीं बनते हैं, गैमीट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब गैमीट नहीं बने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होती है, बहुत सरल होती है। और अगर हम टाइम की बात करें तो लैंगिक जनन की तुलना में जो अलैंगिक जनन है उसमें कम समय लगता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये बेसिक से जो पॉइंट है वो आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। चलिए अब बात करेंगे किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्राइमरी फॉर्म है, यानी कि वो प्राथमिक विधि है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और किन में, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। अब क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आए हैं एक कोशिकीय जीवों के, आपने कहा आर्किया, bacteria, protist, many plants and fungi reproduced asexually as well। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटिस्टा हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स और फंजाई भी क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। Asexual reproduction is mode of reproduction by which offspring arrive from a single parent and inherit the gene of that parent only। कह रहे हैं कि क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जो पेरेंट होता है, एक ही जो जनक होता है, वो नई संतति को, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जो कि एज इट इज अपने पेरेंट जैसा होता है। द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ द पेरेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको ये बताया गया है, चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया है न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ एमियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नया इंडिविजुअल है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा यहाँ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। माइटोटिक डिवीजन क्या है, अभी ऊपर आपने मियोसिस के बारे में पढ़ा था, तो मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहे कि amitosis is the process by which a cell directly separates as the nucleus and cytoplasm are directly cut into two। Mitosis is the process by which a cell which has previously replicated each of its chromosomes separate the chromosomes in its cell's nucleus into two identical sets of chromosomes। Each set will have its own new nucleus। It is the form of a nuclear division। देखिए माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, जब हमने मियोसिस की बात की थी हमने कहा था जो डिप्लॉइड सेल है उसमें मियोसिस हुई और उससे दो सेल बने जो हैप्लॉइड हो गए थे। लेकिन माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वहाँ पे एज इट इज रहता है। यही सेम बात आपको यहाँ पे बताई गई है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, binary fission and budding are two common methods of asexual reproduction। Binary fission is found in unicellular organisms like amoeba, paramecium and euglena, to name and few। बडिंग इज फाउंड इन ईस्ट एंड हाइड्रा। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि आप देखेंगे बाइनरी फ्यूजन हो गया है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, बडिंग यहाँ पे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन आते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन के बारे में और बडिंग के बारे में, दोनों ही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। अब देखिए आपको कहा गया है कि जो फिजन है वो फिजन किस में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार के फिजन की बात हो रही है, बाइनरी फिजन की बात हो रही है या मल्टीपल फिजन की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बाइनरी फिजन के बारे में कि बाइनरी फिजन क्या होता है। देखिए सिंपली बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होती है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है, एक जो जनक कोशिका होती है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम बाइनरी फ्यूजन कह रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन में यहाँ पे दो सेल बनेंगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल फिजन के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, जो जनक कोशिका है उसमें विभाजन होता है और वहाँ पे दो से ज़्यादा सेल्स बनती हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है, किसमें, बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में। अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में हम क्या पाते हैं, बाइनरी फिजन पाते हैं, यानी कि जो अमीबा होगा वो एक से दो सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है।
सबसे पहले अमीबा के बारे में आपको क्या जानना है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है और आप उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इतना सूक्ष्म होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि माइक्रोस्कोप से ही आप क्या करते हैं? अमीबा को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, अमीबा का डायग्राम देखेंगे, अमीबा किस प्रकार से बना हुआ है, अमीबा के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स वहाँ पे शामिल होते हैं। क्योंकि हमने कहा अमीबा एक कोशिकीय है, तो सारी जो प्रोसेस है वो एक ही सेल के अंदर यहाँ पे होती हैं। तो आपने अमीबा को ऑब्ज़र्व करना है, साथ में यीस्ट को भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है, जिससे कि आप ईज़िली समझ सकें कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है। चलिए, तो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, साथ ही आपने यहाँ पे जाना बाइनरी फिजन हम किसे कहते हैं। आपको अमीबा और हाइड्रा के बारे में जान करके आना है, उसका डायग्राम बना के लेके आना है, जिससे कि आप समझ सकें कि किस प्रकार से डिफरेंस होता है दोनों के स्ट्रक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।